बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ट्रू स्टोरीज़ के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ बिलाल। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं कि ख्वाजा सरा हमारी सोसाइटी का अहम हिस्सा होते हैं, मगर मुआशरे में इनको वो मुकाम नहीं मिल पाता जिसके ये वाकई हकदार होते हैं। अपने घर से लेकर सोसाइटी तक इनकी ज़िंदगी कशमकश का शिकार रहती है। इन बेचारों की ज़िंदगी में सिर्फ मुश्किलात ही मुश्किलात होती हैं। सोसाइटी इज़्ज़त नहीं देती और घर वाले विरासत में हिस्सा नहीं देते। हालांकि ख्वाजा सरा बनने में इनका कोई कसूर नहीं होता। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में काम करने वाले ये लोग हुआ करते थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के साथ मैदान जंग में जाकर ये लोग जंगें भी लड़ा करते थे। हमारे असलाफ़ ने इनके हकूक़ पर बेशुमार किताबें भी लिखी हैं। जब अल्लाह और उसका रसूल इनको इज़्ज़त दे रहा है तो हम कौन होते हैं इनको हकीर समझने वाले। अल्लाह ने हमें मर्द और औरत पैदा किया, ये अल्लाह का फ़ैसला था। इनको ख्वाजा सरा पैदा किया, ये भी अल्लाह का फ़ैसला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इनकी तौहीन करके अल्लाह ताला के फ़ैसले का मजाक उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान के इस पिसे हुए तबके के बारे में बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ख्वाजा सरा कम्युनिटी की नुमाइंदा पर्सन जन्नत साहिबा। इन्होंने MBA में गोल्ड मेडल भी हासिल किया हुआ है। ट्रैक टी उसकी ये एग्जेक्टिव डायरेक्टर हैं। एक्टिंग हो, डांसिंग हो, मॉडलिंग हो या होस्टिंग हो, हर फील्ड में इन्होंने अपने फ़न का लोहा मनवाया है। पाकिस्तान के अलावा दुनिया के बेशुमार ममालिक में जाकर ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुकी हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में रहने वाले ख्वाजा सरा उनके मसाइल क्या हैं और वो किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जन्नत जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला। शुरू से लेके अब तक का आपका सफ़र, इसका आगाज़ कैसे हुआ और ये किन किन मराहल से गुजरकर आप यहाँ तक पहुँची हैं? सबसे पहले तो आपकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है कि आपने कहा कि ख्वाजा सराओं की इतनी एक रिस्पेक्ट थी और फिर बाद में ख़त्म होगी। लेकिन सिर्फ हम मसाइल पे बात नहीं करेंगे, हम उसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। तो चूँकि आपने पहला सवाल जर्नी के बारे में पूछा, तो जिस तरह आम इंसान का सफ़र होता है, सफ़र तो स्टार्ट वैसे ही होता है हमारा जैसे एक मेल या फीमेल का होता है। लेकिन उसके चैलेंजेस जो उनसे हैं, उसमें जो मोड़ है वो बड़े कठिन हैं, एक ख्वाजा सरा की लाइफ़ में। उनकी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है जितनी कि एक मेल या फीमेल की होती है। हालाँकि बहुत सारे मौकों पे मैं जाती हूँ मीटिंग्स में, तो बहुत सारी जगहों पे मैं सुनती हूँ औरतें कहती हैं हमारी भी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। तो मतलब फिर मैंने कुछ एग्ज़ाम्पल्स देती हूँ, जिस तरह मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आप बिल पे करने चले गए हैं या आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपने टिकट लेनी है या आपने कोई भी काम करवाना है, तो आपको मतलब दोनों की फैसिलिटीज़ मिल जाएँगी, मेल और फीमेल की। लेकिन ट्रांस को अपनी स्पेस खुद बनानी पड़ती है। मैं तो अपनी लाइन खुद बना लेती थी, खड़ी हो जाती थी और कहती थी कि ये ट्रांसजेंडर की लाइन है और आप मेरा बिल पे करें। तो स्टार्टिंग में तो हमारे चैलेंजेस अपनी फैमिली से ही स्टार्ट होते हैं। लेकिन आपको पता है पहली दरसगाह जो-सी है, वो आपके वालिदैन हैं। तो वालिदैन को हम बताने की कोशिश करते हैं अपने जेंडर के बारे में, वो लेकिन स्टार्टिंग से ही हमें अपने मुताबिक जो सोसाइटी के कलर्स देखे हैं, जो सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, वो जो सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मुताबिक ढालने की कोशिश करते हैं, जो कि बाइनरी है, 0 और 1 यानी मेल और फीमेल है। तो उसमें मतलब आप देखें कि इसलिए बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स जो हैं बचपन से ही घर से निकाल दिए जाते हैं। और ये डिपेंड करता है कि कितने टॉलरेंट हैं उनके पेरेंट्स और सोसाइटी ने किस तरह से उनकी ब्रेन वॉशिंग की हुई है। और सोसाइटी की ब्रेन वॉशिंग में आपके वो नेबर्स भी आ जाते हैं, आपके रिलेटिव्स भी आ जाते हैं या आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, रिश्तेदार जो भी हैं। तो उनके वो यानी डिसाइड करते हैं कि हम अपने पेरेंट्स हमें रखेंगे या नहीं। यानी जो उनकी सोच है वो वो उनके ट्रांसफ़र होती है हमारे पेरेंट्स के दिमाग में और फिर पेरेंट्स फ़ैसला करते हैं कि बच्चों को रखना है कि नहीं। यानी वो अपनी औलाद का नहीं सोच रहे होते कि इतनी छोटी-सी एज में उसको अगर बाहर निकालेंगे या उसको हम मेंटली तौर पे टॉर्चर करेंगे या मारेंगे, अगर वो घर छोड़ देता है तो बाहर जाएगा, तो बाहर तो ड्रग यूज़र्स भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, वायलेंस कदम-कदम पे है। तो ट्रांसजेंडर की लाइफ़ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। अभी मैं पढ़ी-लिखी हूँ तो मुझे लगता था कि पढ़ाई के बाद बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आसान हो जाएँगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो स्कूलों में जब जाते हैं तो वहाँ लड़कियाँ होती हैं, लड़के होते हैं, तो ट्रांस को बहुत ज़्यादा होर्डिंग का सामना करना पड़ता है। आप भी
एमबीए तक पहुंची या यूनिवर्सिटी गई, कॉलेज गई, स्कूल गई, तो कैसे-कैसे यानी कि चैलेंजेस का वो सामना करना पड़ा आपको? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जो स्कूल वाला था ना, मुझे लगता था कि अब पेरेंट्स ने तो चलो नहीं किया, तो टीचर्स तो उस्ताद होते हैं, उस्ताद हमें समझ जाएँगे और उस्ताद हमें स्पेस देंगे और हम जाके फिर उसी तरह से अपनी आइडेंटिटी के मुताबिक आराम से पढ़ सकेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं गर्ल्स ऐसा फ़ील करती थी और जब बैठना चाहती थी गर्ल्स वाले सेक्शंस में, तो वो ना उठा के हमें बॉयज़ वाली साइड पे बिठा देते थे। और बॉयज़ जब हाथ मिलाते थे, वो कहते थे, "तो लड़की है, ये तो बोलती लड़कियों जैसे, चलती लड़कियों जैसी हैं।" और कुछ टीचर्स भी ट्रांसफोबिक होते हैं। मतलब कुछ टीचर्स कहते हैं कि आप ऐसे ना चलें, वैसे ना चलें, आप जिम जाएँ, क्रिकेट खेलें, आप लड़कों के साथ ज़्यादा घूमें तो आप ठीक हो जाएँगे। लाइक वो समझते हैं ये कोई इनको कोई लाइक डिज़ीज़ है या कोई इनको कोई डेफ़िशिएंसी है, तो ये लड़कों में ज़्यादा रहेंगे तो ठीक हो जाएँगे। तो जब आप स्कूल जाती थी या कॉलेज जाती थी तो कपड़े लड़कों वाले पहन के जाती थी या लड़कियों वाले? मैं बड़ी मतलब स्टार्ट में तो बॉयज़ वाले पहनाते थे, मुझे बिल्कुल कपड़ों से कोई मतलब वो नहीं था कि मुझे ये क्यों पहनाने हैं, लेकिन आस्ता-आस्ता जब वक़्त गुज़रता है आपको फ़ील होता है, आपको कलर्स, आपको ड्रेसेस, आपकी वो चॉइसेस सारी फीमेल वाली हो जाती हैं। आपको चीज़ें भी वही अट्रैक्ट करती हैं। जब मैं शॉपिंग करने जाती थी मेरी पेरेंट्स, तो मैं अक्सर फ्रॉक वग़ैरह ऐसी चीज़ें पकड़ के रोना शुरू कर देती थी कि मुझे यही चाहिए। तो देखिए बच्चे तो मासूम होते हैं, तब किसी ने हमें कभी-कभी लोग कहते हैं ये बिगड़ गए थे। तो तब क्या हम जब पैदा होते हैं, कोई हमें बिगाड़ के हम पैदा होते हैं, कोई हमें पहले पैदा होने से पहले ट्रेनिंग देता है बिगड़ने की। तो बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं। तो मैं अक्सर वीडियोज़ देखती हूँ अपनी फैमिली की जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो उसमें मैं यही देखती हूँ कि बचपन से मतलब मुझे मेरा रुझान कैसा था और अब तब तो मेरी कोई ऐसी फ्रेंड भी नहीं थी, या तो ट्रांस हो या तो किसी ने मुझे ट्रेन किया हो। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर ख्वाजा सरा की ज़िंदगी किस तरह गुज़र रही है? आप अपने अल्फाज में कैसे अहाता करेंगे इसको? देखिए, हर किसी के चैलेंजेस डिफरेंट हैं। अगर मैं पढ़ी-लिखी हूँ तो मैंने अपना एक माइंडसेट, एक कमिटमेंट की थी अपनी लाइफ़ में। आपने जर्नी का पूछा, मेरी जर्नी बहुत चैलेंजिंग थी क्योंकि मैं स्टीरियोटाइप ब्रेक करना चाहती थी। जब मैं देखती थी कि हाजत साहब बेगिंग कर रहे हैं या वो किसी फंक्शन में हैं तो उनको खींच रहे हैं, उनको नोच रहे हैं और फिर रिस्पेक्ट नहीं हो रही, कहीं पे भी ज़िक्र आ रहा है टीवी पे, तो मैं चाहती थी कि मैं भी यही हूँ और मैं पढ़ भी रही हूँ, तो मैं कैसे ये चेंज कर सकती हूँ। ये कमिटमेंट थी खुद से जिसने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ, मैंने ये सारी चीज़ें फेस करते हुए खुद को एजुकेट करना है, फिर सोसाइटी को एजुकेट करना है। ये मेरा मकसद था और इसलिए मैं अपना जेंडर एक्सप्रेशन छुपा के पढ़ती रही। यूनिवर्सिटी कॉलेज में वैसे कपड़े पहनती थी जो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में, यानी उसे जेंडर न्यूट्रल क्लोथ्स कहते हैं। तो लेकिन ये है कि मैंने प्रूव करके दिखाया कि अगर ट्रांसजेंडर को मौके तो इतने साज़गार नहीं थे, लेकिन हमने खुद ही बनाए और पढ़ाई के ज़रिए कम्पीट किया सोसाइटी को। जी। ग्रेड्स ले लेकर अपने आप को सर्वाइव किया कि ज़्यादा अच्छे ग्रेड लूँगी तो शायद यहाँ पे मुझे छेड़ेंगे नहीं, उनको पता होगा ये लायक है, टीचर्स को भी पता होगा। मतलब अपने आप को बचाने के लिए ज़्यादा बुक्स पढ़ती थी कि कहीं निकाल ना दें, कोई कानून भी नहीं था ना। जब ट्रांसजेंडर्स था। तो ये पढ़ के तो फिर माशाल्लाह गोल्ड मेडल लिया और फिर लेकिन जब जॉब के लिए गए तो मुझे लगा कि अब तो बहुत मल्टीनेशनल कोई ऑफ़र आएगी और ऐसे नहीं था। जब इंटरव्यू देने गए तो उन्होंने जेंडर के क्वेश्चन्स पूछे, ऐसे क्यों चलते हैं? क्या आप बाल कटवा देंगे? फ्रेंड्स कितने हैं? फ़ारिग टाइम में क्या करते हैं? बजाए कि मेरे एकेडमिक्स के बारे में पूछें। अच्छा, गोल्ड मेडल के बाद आपको जॉब नहीं मिली, नहीं। सिर्फ़ जेंडर की वजह से? मेरे पापा ने भी मुझे रेफ़र किया तो उनके भी कुछ फ्रेंड्स थे, वो बड़े ट्रांसफ़ोबिक थे। वो कहते हैं इसको कहो चेंज करे खुद को। मतलब एक तो फैमिली में पहले एक्सेप्टेंस नहीं आती, तो उनको मैं आस्ते-आस्ते बताने की कोशिश करती थी। मैं डेली सोती थी और रोती थी। मैं कहती थी, कब ऐसा दिन आएगा कि मैं इनको बताऊँ कि मेरे से नहीं अब रहा जाता इस तरह, मैं डिफरेंट हूँ। लेकिन मेरे अंदर सब्र, पॉज़िटिविटी बहुत ज़्यादा थी। और फिर मैंने खुद को एजुकेट किया, फिर मैंने कहा कि मैं इनको क्या रेफ़रेंस दूँ, खुद कैसे एक रोल मॉडल बन के आऊँ कि ये बाकी लोगों की भी इज़्ज़त करें मेरी कम्युनिटी की। सही। और इसलिए तो वो माशाल्लाह कानून में आप देखें कि पेश थी 2018 में जो कानून पास हुआ, वो उसमें वफ़ाक आप में। काफ़ी आगे आगे नज़र आई जी, थी हमें। हमारी कमेटी थी उनमें से वन ऑफ की पर्सन थी मैं और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी लकी कि अपने इस जर्नी में मैंने जितने ड्रीम अपने लाइफ़ में मैं बचपन में ड्रीम देखती थी, मैं कहीं खड़ी हूँ कॉन्फ्रेंस में और मुझे पता नहीं मुझे हाफ़ क्यों आता था, लेकिन मैं ये देखती थी कि लोग मेरी बात सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, मेरी आवाज़ के साथ चल रहे हैं। तो अब जब वो कानून पास हुआ और जब मैं कहीं किसी सेमिनार में, बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में या अपने मुल्क में बात करती हूँ, तो मुझे
गूज़बम्प्स होते हैं, मुझे कभी-कभी लगता है कि मेरा वो ड्रीम तुमसे पूरा हो गया है। यानी आपका सफ़र ख़त्म हो चुका है। हाँ, नहीं सफ़र तो कभी ये हमारा जो जर्नी है ना, जो इनफ़ाइनाइट है। सफ़र ये ऐसा सफ़र है जिसका कोई एंड नहीं है। आप लोगों के तो मतलब मरने के बाद जिस तरह कह लें चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, ख्वाजा सराओं के अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं, जिनको मरने के बाद मौलवी कुछ जगहों पे नहीं आते या पेरेंट्स नहीं लेने आते। मतलब हाँ, जो बिल्कुल कर देते हैं। कुछ जगह ऐसे भी वाक़यात आए हैं कि जब नमाज़ जनाज़ा भी नहीं पढ़ने आए। तो आप लोगों के चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं हमारे चैलेंजेस से। तो 2018 का कानून तो पास हो गया, लेकिन देखें कानून पास होने से मकसद उसके बाद होती है इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, उसकी बात होती है आपकी कम्युनिटी को अवेयरनेस। बेशुमार लोग ऐसे हैं ख्वाजा सरा जिनको अभी तक ये नहीं पता कि 2018 का कानून पास हुआ नहीं हुआ। हाँ, बिल्कुल। अगर हो गया तो उसमें क्या-क्या पास हुआ, हमारे राइट्स क्या है, तो इसके बारे में अवेयरनेस के बारे में आपके क्या राय है? आप मुझे किसी आम मर्द या औरत से पूछ के बताएँ कि वो उसको अपने हकूक का पता है। यहाँ पे तो आम मर्द और औरत को भी नहीं पता कि उसके क्या हकूक हैं। एक कस्टमर को नहीं पता कि कस्टमर अगर शॉपिंग करने जाता है तो कस्टमर की क्या राइट्स हैं। अभी यहाँ अगर हम बातचीत करेंगे आपको और मुझे काफ़ी सारे राइट्स का नहीं पता होगा। लेकिन आपने बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू रेज़ किया है। मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा ये हूँ ख्वाजा सरा कम्युनिटी को नहीं पता। बिल्कुल मैं 100% एग्री करती हूँ। वो इसलिए देखें जब भी कोई मुहिम चलती है या कोई कानून बनता है, जिस तरह पोलियो का ऐड देख लें, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन की ज़िम्मेदारी आती है कि उसके बारे में मुहिम चलाएँ। तो उस तरह हुकूमत को चाहिए था ना, जहाँ रेडियो है, नेशनल रेडियो है, जहाँ चैनल्स हैं, टीवी चैनल्स, जहाँ पे वो मीडिया के दोनों थ्रू हाँ, अवेयरनेस देते जहाँ वो भी नहीं दोनों तो वहाँ बैनर्स लगें। तो या अपने नुमाइंदे भेजें जो लोगों को सेंसिटाइज़ हैं, इस तरह की कोई मुहिम चलाएँ। तो क्योंकि हम एक्टिविस्ट या इदारे अपनी पॉकेट से एक लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल तक कर सकते हैं और हमने पूरी कोशिश की, हमने तो ट्रांसलेट किया था। लोगों को उर्दू में बहुत सारे इदारों ने ट्रांसलेट करके तो हम ग्रास रूट लेवल पे जाते थे, स्पेशली साउथ वाली साइड पे भी जिस तरह पंजाब की बात है। फिर हमने उनको ट्रांसलेट करके बताया और उनके घर एक-एक कॉपी भी रखी, ताकि उनको पता सराइकी ज़ुबान में। जिस तरह पंजाबी में भी हमने बताया। सराइकी में भी। बिल्कुल, सराइकी में, सिंध में। आपकी लैंग्वेज से याद आया कि कुछ दिन पहले जीएनएन पे बैठ के नीलम मुनीर और फ़िज़ा अली ने आपकी जो लैंग्वेज होती है, ट्रांस की जो लैंग्वेज, उसका बड़ा अजीब-सा मज़ाक उड़ाया। आप उसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि कुछ लोगों का जो एंकर्स हैं, जो होस्ट हैं, वो एक फेस होते हैं मतलब किसी भी चैनल का और कम्युनिटी के इश्यूज़ रेज़ करने के लिए। तो आई थिंक अगर वो कम्युनिटी की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, उनकी लैंग्वेज, उनके कल्चर की, अगर वो हिस्ट्री उठा के देखें तो ये ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ के बाद वायलेंस से बचने के लिए हमारी लैंग्वेज बनी थी और इस पे बहुत ज़्यादा आवाज़ उठी। इसका बड़ा अच्छे हमारे लीडर्स ने रिस्पॉन्ड किया और लेकिन यहाँ पे ये देखें कि जिस तरह से मज़ाक और वो उड़ाई गई है, वहाँ से उनके शऊर का पता चलता है कि उनको कितना शऊर है, उनको कितनी उनके दिल में स्पेस है। और फिर आप किसी की कॉन्फिडेंशियलिटी को आप एक्सपोज़ कर रहे हैं सोसाइटी में और बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चलता है, अब वो उस चैनल पे भी नहीं रही। मैंने तो ये देखा है कि जो ख्वाजा सराओं को सताता है ना, तो एक नेचर एक्टिव हो जाती है क्योंकि वो तो पहले से सताए हुए हैं, फैमिली से भी, सोसाइटी से, स्कूल से और कम्युनिटी से भी कभी-कभी। तो जो उनको सताता है तो वो खुद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ जाता है। अब वो उस चैनल में नहीं रहीं और उनकी जगह ले लिया आमिर लियाकत साहब ने। उन्होंने किसी प्रोग्राम में बुला के ट्रांसजेंडर को, "इधर आओ, गेट आउट, उठाओ ये कागज़, उठाओ, तुमने कागज़ फेंका है।" उसने कागज़ फेंक के आमिर लियाकत साहब को दिया और उन्होंने फाड़ के कहा, "ऐसे फेंकते हैं।" खुद ही फाड़ के फेंक के, यानी उन्होंने ईगो का इश्यू बनाया। और इस तरह एक ट्रांसजेंडर को उन्होंने ये चैलेंज दिया कि तुम अपने बाल कटवा दो। वो अपनी आइडेंटिटी पाने के लिए खुद जाके रहते हैं बाहर के, अपनी हक और सच के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुज़ार सकें। तो आप उनसे उनकी पहचान ही छीनना चाह रहे हैं, यानी उनके बाल कटवा के। ना आप उनको नौकरी देंगे, ना आप उसे प्रोग्राम में आगे ले जाने का मतलब कोई सिग्नल, ग्रीन सिग्नल दिखाया कि आप अगले राउंड में जाएँगी, बल्कि आपने उनकी तज़लील की। हम तो अभी भी उनके लिए दुआ करते हैं, वो बीमार पड़े हुए हैं और बहुत बुरी तकलीफ़ में हैं। लेकिन मैं उनसे ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि वो खुदारा वो माफ़ी माँगे, जिन लोगों के दिल उन्होंने दुखाए हैं। आप लोगों की बद्दुआ बहुत लगती है। हाँ, दुआएँ भी बहुत लगती हैं, आपने बददुआ का क्यों ज़िक्र किया? क्योंकि हमने सुना यही है। नहीं, दुआएँ भी सुनी होंगी, आपने देखा नहीं जब बच्चे पैदा होते हैं और बधाई और टोली होती है तो ख्वाजा सरा जाके बच्चों को ये दुआएँ तो है। देते हैं। अच्छा ये बताइए कि कुछ दिन पहले आपने माल रोड के ऊपर एक अपना ख्वाजा सरा मार्च का एहतमाम किया था, उसमें आप बग्गी पे चढ़ी थी, काफ़ी बिल्कुल, माशाल्लाह देखने में आ रहा था, अच्छे लोग आपके साथ थे, पूरी बिल्कुल। कम्युनिटी साथ थी। उसका मकसद क्या था और उसमें आपको कहाँ तक कामयाबी नसीब हुई अभी तक?
हाँ जी, सबसे बड़ी बात ये थी कि मतलब ट्रांस प्राइड मार्च जिसे कहते हैं, हम अपने हक और सच के साथ निकलते हैं ख्वाजा सरा और ट्रांस कम्युनिटी के राइट्स के लिए। तो 2018 में फर्स्ट टाइम मैंने ये करवाई थी। अच्छा। फिर उसके बाद कोविड आ गया तो 2020 में वर्चुअल ऑनलाइन करवाई थी। और इसमें सारी अचीवमेंट्स शेयर की जाती हैं और हम प्राउड से निकलते हैं। देखिए, मेल और फीमेल की शादियाँ होती हैं, वलीमे, ये सारी ऐसे ही। रस्में, तो हमें भी खुशी मनाने का हक है। इस पे बहुत सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट भी जाने की कोशिश की, इसको गलत एजेंडा का भी नाम दिया, लेकिन हमने इसकी जब परमिशन ले रहे थे, हमने हर चीज़ क्लैरिफाई की ये ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए हैं। और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ जितने भी हमारे जो जेंडर मेन स्ट्रीम की कमेटी की चेयरपर्सन मैडम उस्मा कारदार और मैडम सादिया जोनसी हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट, जो पंजाब असेंबली की मेंबर हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था इस प्राइड मार्च को सक्सेसफुल बनाने में। और जितने भी मेरे स्पेशली साउथ से जो पार्टिसिपेशन थी वो जी। बहुत ज़्यादा थी। कुछ लोग वो उसमें आए जैसे वो नहीं होती खाना पूरी करने के लिए, जी। और अपने साथ पार्टिसिपेंट्स को नहीं लाए। जिसने आना होता है देखें वो आ जाता आ है, जाता है, जिसने बिल्कुल। नहीं आना होता उसके रवैयों से भी पता चल जाता है। लेकिन जिसको मैं ये बस सबको पैगाम देना चाहती हूँ कि इज़्ज़त और ज़िल्लत खुदा के हाथ में है। बिल्कुल। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप जितनी मर्ज़ी बड़ी प्लानिंग कर लें कि कोई इवेंट सक्सेसफुल बनाएँगे या मतलब फ्लॉप बनाएँगे, लेकिन ये सारी रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट अल्लाह ताला के वा तो हाथ इज़्ज़ु में है। मन तशा व तुज़िल्लु मन हाँ, तशा। मैं तो हमेशा बहुत, मेरा ईमान बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, ये ख्वाजा सरा मार्च के बाद आपके मुखालिफिन की तादाद में काफ़ी इज़ाफ़ा हो गया है। वो शुरू से ही है। जब भी हज़रत अली का कॉल है ना, जब आपके लोग अगेंस्ट आना शुरू हों तो समझें कि आप कामयाब हो रहे हैं। और हमेशा आप याद रखें हाफ़िज़ साहब कि जब भी किसी दरख़्त पर फल लगता है ना, तभी लोग पत्थर मारते हैं। जी। खाली दरख़्त को कोई पत्ते तोड़ने के लिए नहीं पत्थर ऐसा ही है। मारता। तो मुझे तो ये लोग सक्सेसफुल बनाते हैं, मैं तो उनको थैंक्स करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ। अगर आप ना होते तो इतना जज़्बा ना आता, इतनी मोटिवेशन ना होती। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, नए-नए आपकी तरफ से चैलेंजेस आते हैं, मैं उसको फेस करती हूँ और उसे अच्छा करके दिखाती हूँ। अच्छा, पंजाब के अंदर आप वोट का हक मांग रहे हैं, जबकि पंजाब के अंदर अभी तक कानून पास भी नहीं हुआ। तो अब कानून के हवाले से आपका क्या लाया अमल है? हाँ, इसके लिए हम सब काफ़ी इदारे भी एक्टिव हैं इसमें। अब वोटिंग के लिहाज से अगर बात की जाए तो सीआईपी की, जिस तरह मैं अभी डिप्टी कन्वीनियर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के बिहाफ़ पे सिलेक्ट हुई हूँ, तो उनका भी इंक्लूजन पे बड़ा अच्छा काम है। फिर मेरा इदारा जो ट्रैक-टी है, हम भी कैपेसिटी डेवलप, एडवोकेसी और आर्टिस्ट को प्रमोट करने में बड़ा जी। मतलब हम काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम करते आ रहे हैं। अभी कंसल्टेशन हमने रिसेंटली की है लास्ट ईयर में, और उसमें हमने ये दिखाया कि हम जितने भी साउथ के लोग हैं उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं। जो लाहौर में रहते हैं उनके चैलेंजेस डिफरेंट हैं, लेकिन जी। कोट राधा किशन और अगर आप बहावलपुर और मुल्तान इस साइड पे चले जाएँ तो चैलेंजेस डिफरेंट हैं। उन सब की राय से मैंने तो इन सबको रिकमेंड किया, अपने जो हमारे जितने फोकल पर्सन्स थे उनके साथ मिलके, मतलब पंजाब से ह्यूमन राइट्स में। तो उनके नाम दिए, उनके लिए मैंने बहुत ज़्यादा, उस चीज़ से भी मुझे बहुत रेज़िस्टेंस आई लोगों की कि तुम उनको क्यों इंट्रोड्यूस करवा रही हो? मतलब वो लोग समझते हैं लाहौर, कराची और इस्लामाबाद ही मेन शहर हैं। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगता है ग्रास रूट लेवल पे अनरीच्ड कम्युनिटी तक जब तक हम नहीं पहुँचेंगे ना, सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो ये कंसल्टेशन हो चुकी हैं, अब कैबिनेट में ये हमारा जो बिल है, जो अमेंडमेंट के बाद, रिकमेंडेशंस के बाद आया है, या पेश होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह वी आर होपफुल। और अभी हमने मुतालबा भी किया है कि हमें नशिस्तें मिलनी चाहिए पार्लियामेंट में। इंशाल्लाह। अच्छा जनरल जी, पाकिस्तान के अंदर जो हमने देखे हैं जितने भी ख्वाजा सरा, आप जैसे तो बहुत कम लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो स्कूल यूनिवर्सिटी तक गए हैं। जो भी देखते हैं वो आते हैं, सड़कों पे भीख मांगते हैं, घरों में जाके मांगते हैं। ये एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं आते? अब देखें ना, जिस तरह मैंने आपको स्टोरी बताई है, हर कोई किसी का इतना जिगरा और बर्दाश्त नहीं होती। ठीक। जब एजुकेशन की तरफ, जब उनको एजुकेशन देने का हक है पेरेंट्स का, तो पेरेंट्स ही निकाल देते हैं। तो सोसाइटी में वो तो इतने स्ट्रांग नहीं होते खुद से पढ़ सकें। ठीक। स्कूल जाने के लिए भी घर चाहिए होता है, छत चाहिए होती है। तो चलिए मैं मान लेती हूँ कुछ ऐसे भी हैं जो फैमिली में जिनके जो रहते हैं, लेकिन बड़ी बर्दाश्त करके रहते हैं मेरे जैसे। जी। तो फिर ये है कि वो अगर जाते हैं तो फिर आगे से टीचर ही नहीं सेंसिटाइज। आपका जो गार्ड है स्कूल का वो आपको हरास कर देता है, वो फेमिनिटी दे के वो टीचर आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रही, डिस्क्रिमिनेट कर रही है बाकी स्टूडेंट्स के लिहाज से, या स्टूडेंट्स को भी नहीं इतना सेंसिटाइज करे कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना है या रूल्स बनाए हों। तो ये पूरा चेन सेंसिटाइज होना है, गार्ड से लेके आपके टीचर, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन, फिर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको लेके जाएँ स्कूल और ड्यूटी ठीक। दें, ठीक है? उसके बाद आता है बड़े लेवल पे जब हम चले जाते हैं,
तो आप देख लें कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो 18 ईयर्स के बाद जिस तरह मेल और फीमेल ये जेंडर लिखा जाता है, तो आप देख लें उसमें ब्लॉक भी नहीं आपको फॉर्म्स स्कूल्स के हों या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के, उधर ब्लॉक ही नहीं आपको ट्रांस का नज़र आएगा। ऐसे ही फर्स्ट स्टेप ही तो यही होता है कि आपको उसमें आपको इम्पोर्टेंस दी जा रही है, आपको स्पेस, आपने शहरी होने का तो हक दे दिया है, तो क्या आपको जो मेल और फीमेल शहरी का हक हासिल है और जो फैसिलिटीज़ हासिल हैं, तो वो क्या ट्रांस को भी मिल रही हैं एजुकेशन सेक्टर में? नहीं। फिर हमने कहा है कि चलो कुछ लोग चाहते हैं अलग से पढ़ें ताकि ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, लेकिन मैं हमेशा शुरू से कहती हूँ कि वो सारे मौके हमारी कम्युनिटी को भी मिलने चाहिए जो मेल और फीमेल को मिलते हैं। जिस तरह देखें कुछ बॉयज़ मीडियम में पढ़ते हैं, जी। कुछ गर्ल्स हैं सिर्फ गर्ल्स मीडियम में पढ़ती हैं। तो अगर ट्रांसजेंडर के लिए स्टार्टिंग में अगर ट्रांसजेंडर की भी अवेलेबल हो, लेकिन फिर बाद में इकट्ठा भी करना चाहिए, क्योंकि हम शुरू से अलहदा आइसोलेशन में होते हुए नज़र आते हैं आपको। क्यों? सोसाइटी की वजह से। अब एजुकेशन भी जब लेंगे, जब तक हम साथ में चलेंगे तो ये गैप्स कैसे ख़त्म होंगे? स्कूल तो अलग बन नहीं सकते, सेक्शन अलग हो जाएँ फिर ठीक है। देखिए मेरी बात सुनिए, स्कूल भी अलग बने हैं। अभी रिसेंटली अभी हुकूमत पंजाब ने एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट है, उन्होंने मुल्तान में ट्रांसजेंडर का स्कूल ओपन जी। किया है। हाँ, और सेक्शंस भी अगर मुझे तो लगता है कि साथ बिठा के लोगों को सिखाया जाए। सबसे पहले टीचर सेंसिटाइज़ हों, फिर जो साथ बैठते हैं उनको सेंसिटाइज़ करें कि ये भी इक्वल हिस्सा है आपकी सोसाइटी का। इन्होंने भी आपके साथ आना है, आपने उनको इतनी ही रिस्पेक्ट देनी है। ठीक। ठीक है? अच्छा, आफ़ताब इकबाल साहब ये आपको बहुत ज़्यादा यानी कि प्रमोट भी कर रहे हैं और ऑफ़र्स भी देते हैं, और कुछ दिन पहले उन्होंने इतराज़ भी किया कि मैंने तकरीबन 6 महीने पहले ऑफ़र दी थी कि 1-2 ट्रांसजेंडर आ जाए, मैं उनको जॉब देता हूँ। लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक मेरे साथ किसी ने राब्ता नहीं किया। मैंने 1-2 दफ़ा उनके नंबर पे कॉल की, लेकिन उनका नंबर नहीं मिला, और मज़ाक भी बहुत उड़ाया जाता है वहाँ। एक होता है मज़ाक करना, एक होता है मज़ाक उड़ाना, उसके दरमियान में थिन लाइन है। आप वहाँ देखें ट्रांसजेंडर्स बिठा के, जब आप ट्रांसजेंडर्स का मज़ाक उड़ाते हैं तो आप एक पूरी जेंडर का मज़ाक उड़ा रहे हैं। बिल्कुल। जब आप किसी एक शख्सियत का मज़ाक, किसी को मीरा बना रहे हैं, किसी को शेर रशीद बना रहे हैं, तो आप उसकी पर्सनैलिटी या उसके जो करैक्टर है उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं। मीरा एक जेंडर नहीं है, शेर रशीद एक वो जेंडर नहीं है। जब ट्रांसजेंडर को ख्वाजा सरा कह के मज़ाक उड़ाया जाता है, तो वो जब पूरी दूसरे का कम्युनिटी की। मज़ाक उड़ाया जाता है तो उसको ख्वाजा सरा कहा जाता है, जो कि पूरी कम्युनिटी है। तो इसमें बहुत फ़र्क है, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों के जो एहसासात हैं वो मजरूह होते हैं। जिस तरह मेरे भाई ने जब इस तरह के प्रोग्राम्स देखे तो वो मेरे साथ जाता था पहले। जब उसने इस तरह के खबरनामे के बाद प्रोग्राम्स देखे तो उसने साथ जाना छोड़ दिया। उसने कहा ये चैनल पे तो डेली देखो कितना मज़ाक उड़ाते हैं, इतने बाशऊर लोग बैठे हुए हैं, तो तुम्हें मैं ले जाऊँगा बाहर तो मेरे दोस्त मुझसे बातें करेंगे, और वो करते हैं। तो इस वजह से आई थिंक आप एक करैक्टर का जो मिमिक्री करते हैं दैट इज़ टोटली डिफरेंट। एक मज़ाक करना और मज़ाक उड़ाने में एक थिन लाइन है, इसका ज़रूर ख़्याल रखना चाहिए। मेरा आपसे सवाल है कि एक वक़्त था कि बादशाहों के दरबारों में ख्वाजा सरा बड़े-बड़े ओहदों पर फ़ाइज़ होते थे, लेकिन आज सड़कों पे भीख माँगते हैं। इस ज़वाल की वजह क्या है? आई थिंक देखें, सबसे पहले मुग़ल एरा में जब मुसलमानों की हुक्मरानी थी, तो ख्वाजा सराओं को उसके रिलीजन, कल्चर के मुताबिक बहुत स्पेस दी जाती थी। वो उनको एटिकेट्स सिखाने के लिए बच्चों को उनके जो मेल और फीमेल जो उनसे हैं किंग जो मुग़ल एराज़ में थे, जी। वो बच्चों को भेजते थे। फिर वो आर्मी में फ़ाइज़ थे, जितने अहम फ़ैसला वग़ैरह होता था उसमें भी उनको शामिल किया जाता था। इसके अलावा वो दे वर द ओनली पीपल जिनको परमिशन थी मेल हरम और फीमेल हरम में ऐसे जाने ही है। की। लेकिन ये कॉलोनियल लॉ जो आया, ब्रिटिश कॉलोनियल लॉ, उसमें उन्होंने उसको एक वो सज़ा के तौर पर एक जुर्म करार दे दिया कि ट्रांसजेंडर होना एक जुर्म है। 1871 में आया था क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट। उसमें अच्छा। लगा कि किसी ने भी, वो कहते थे किसी मेल ने बाल लंबे किए हुए हैं या परफ़ॉर्म कर रहा है, उसको अरेस्ट करें, उनको लैशिज़ मारें, उनको 2 साल जेल में डाल दें। उन्होंने पूरा तरीके से ख़त्म करने की कोशिश की थी। जी। तभी हमारी ये लैंग्वेज बनी थी जिसकी वज़ह से वो हर्ट हुए, जिनका ये मज़ाक उड़ा रही थी। ठीक। फ़िज़ा जी और वो नीलम कौन-सी हैं? नीलम मुनीर। नीलम मुनीर जी, ये दोनों। हम तो इनकी रिस्पेक्ट, हमें तो इतने एटिकेट्स हैं, हम अभी भी इनको जी कह के बुलाएँगे। हम बताना चाहते हैं ये फ़र्क है उनमें और हम में। तो एनीवेज़ मतलब ये रिस्पेक्ट तब ख़त्म हुई थी। आपने पूछा ना ये सारी, जी। ये अंग्रेज़ों ने सारा बेड़ा-गर्क किया था। अब आके छोटी-छोटी फंडिंग ग्रांट्स देते हैं, तो जो पूरा जिस्म जलाया उस पे छोटी-छोटी मरहम लगाते हैं। तो हुँ। लोग समझ रहे हैं बड़े प्रोग्रेसिव है, वहाँ ये होता है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो इन्होंने सारा दरहम-बरहम किया था रिस्पेक्ट को। ख्वाजा सरा के लिए परफ़ॉर्मिंग आर्ट में आप क्या स्कोप देख रही हैं?
क्योंकि मैं परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हूँ, मेरा शुरू से मानना है कि बहुत अच्छे तरीके से भी आप एडवोकेसी कैपेसिटी डेवलप लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं, और मैं कर चुकी हूँ। मैं पढ़ाने भी गई थी यूरोप में जेंडर आर्ट एंड नॉर्म्स के बारे में, अच्छा। परफॉर्मिंग आर्ट्स के थ्रू 400 जो फॉरेनर्स हैं उनको मैंने बताया, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट किया। गुड। और इसके अलावा अपना डेब्यूट ही मैंने शोएब मंसूर साहब से उनके साथ काम किया, माहिरा खान के साथ। अभी मेरी फ़िल्म्स आ रही हैं, और इसके अलावा कोक स्टूडियो में मैंने इंट्रोड्यूस करवाई 2 ट्रांसजेंडर, नगमा जी और लकी जज्जी जी, और अब आपने निशात में भी शूट मेरा देखा होगा। तो माशाल्लाह बहुत सारे हमारे कॉमेडियन हैं, हमारे एंकर्स हैं, ट्रांसजेंडर सिंगर्स हैं। शायरा रॉय का आपने नाम सुना होगा, बिल्कुल। लकी और नगमा जी, जज्जी जी हैं। इतने-इतने अच्छे, मतलब अब हम स्पेस दे रहे हैं अपने, एक बार तो हम खुद प्रेज़ेंस में आ रहे हैं, ठीक है? लेकिन अपने रास्ते भी बना रहे हैं। अब मोर महल ड्रामा देखें, ट्रांसजेंडर रोल के लिए मेल या फीमेल को हायर किया गया था, जियो में आता था। हुँ। फिर से मेरी को-एक्टिविस्ट हैं सोनिया नाज़, वो और हम दोनों गए, हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर करवाया, 40 ट्रांसजेंडर्स को ट्रांस का करैक्टर ही मिला, और उनकी अच्छी सैलरी भी, पोस्ट भी लगी। वेरी तो इस गुड। तरह हम आर्टिविज़्म को मैं तो प्रमोट करती हूँ। वेरी गुड। जन्नत जी, हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह बहुत ताला शुक्रिया। आपको बहुत-बहुत कामयाबियाँ नसीब करे। आमीन, तो आपको भी। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबां होगा अर्शे बरी पर। इसी के साथ हाफ़िज़ बिलाल नूरानी और ट्रू स्टोरीज़ की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।